आमतौर पे जब हम किसी भी जगह के बॉस या मुखिया की बात करते हैं ना, तो दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है। हाँ बिल्कुल। एक ऐसी कुर्सी जिस पर बैठा व्यक्ति जो चाहे वो फैसला ले सकता है। सही कहा। मतलब जिसके पास एकदम असीमित शक्तियां होती हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बात ही कानून है। ये एक बहुत ही सामान्य धारणा है। जब भी कोई चीफ या कमांडर शब्द सुनता है तो उसे लगता है कि वहां सिर्फ एक तरफा आदेश ही चलता होगा। लेकिन जब हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के संवैधानिक प्रमुख की बात करते हैं, तो वो बॉस वाली तस्वीर सच कहूं तो थोड़ी जटिल और धुंधली हो जाती है। मैं यही सोच रहा था कि ये उतना सीधा नहीं है जितना बाहर से दिखता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। भारत के राष्ट्रपति का पद बहुत ही अनोखा है। तो चलिए आज इस विस्तृत चर्चा में इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। आज का हमारा लक्ष्य इस पद की असलियत को समझना है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारत के संविधान के भाग 5 यानी अनुच्छेद 52 से 151 तक की जानकारी देते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक कुर्सी है या इसके पीछे सच में कोई बहुत गहरी ताकत छिपी है। अगर हम इसके पीछे के पूरे ढांचे को देखें ना, तो भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य आधार स्तंभ हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हाँ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति महोदय कार्यपालिका के शीर्ष पर तो बैठे ही हैं, साथ ही वे विधायिका यानी संसद के भी एक अभिन्न अंग है। अच्छा, तो शुरुआत इस बुनियादी सवाल से करते हैं कि आखिर भारत का राष्ट्रपति होता कौन है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की सारी शक्तियां उन्हीं में निहित होंगी। हाँ, और वे भारत के प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष हैं और क्या है ना, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी हैं। अरे वाह, ये सुनकर तो सच में ऐसा लगता है कि उनके पास असीमित ताकत है, एकदम किसी राजा की तरह। यहीं पर ब्रिटिश और अमेरिकी प्रणाली का अंतर समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखो, अमेरिका में राष्ट्रपति ही सरकार का असली मुखिया होता है। हाँ, वहां तो प्रेसिडेंट ही सब होता है। बिल्कुल। लेकिन भारत ने ब्रिटेन के मॉडल को अपनाया है। यहाँ ये एक नाम मात्र या औपचारिक पद है। नाम मात्र का पद मतलब पावर किसी और के पास है। हाँ, मतलब देश के सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर जरूर किए जाएंगे, लेकिन उन शक्तियों का असल उपयोग मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होगा। ये एक बहुत ही रोचक नियंत्रण है। लेकिन देखिए, उनके चुनाव का तरीका भी तो आम चुनाव से बिल्कुल अलग है ना। हाँ, अनुच्छेद 54 और 55 इसी निर्वाचन की बात करते हैं। अगर हम किसी सामान्य स्कूल के चुनाव या लोकल इलेक्शन की बात करें तो कोई भी व्यक्ति लाइन में लगकर अपना वोट डालता है। लेकिन स्रोत बताते हैं फिर राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता वोट नहीं देती। बिल्कुल नहीं, ये एक अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट चुनाव है। ऐसा क्यों? जब वे पूरे देश के प्रमुख हैं तो पूरा देश सीधे उन्हें क्यों नहीं चुनता? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। इसके पीछे गहरा संवैधानिक कारण छिपा है। अगर राष्ट्रपति को भी सीधे जनता द्वारा चुना जाता ना, तो वह प्रधानमंत्री के समानांतर एक और सत्ता का केंद्र बन जाते हैं। अच्छा, मतलब 2 पावरफुल लोग आपस में टकरा सकते थे? बिल्कुल। इससे बहुत भारी टकराव की स्थिति पैदा हो सकती थी। इसलिए एक इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। तो अब ये बताइए कि इस इलेक्टोरल कॉलेज में वोट आखिर डालता कौन है? इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट करते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और भारत के सभी राज्यों के निर्वाचित विधायक। क्या इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है? हाँ, बाद में 1992 में 70वें संशोधन के जरिए दिल्ली और पुडुचेरी के विधायकों को भी इसमें शामिल किया गया और अब जम्मू कश्मीर के निर्वाचित विधायक भी इसका हिस्सा हैं। ठीक है, वोट कौन देगा ये तो समझ आ गया, लेकिन वोट देने की जो प्रक्रिया है वो मुझे हमेशा से गणित की पहेली जैसी लगती है। स्रोत में इसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय गुप्त मतदान कहा गया है। हाँ, नाम थोड़ा भारी भरकम है। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के गैजेट जैसा लगता है। अगर मैं आम चुनाव में जाता हूं तो बस अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने का बटन दबा देता हूं। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या भला है? इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम लोग एक साथ मिलकर एक फ्लेवर की आइसक्रीम मंगाना चाहते हैं। ठीक है। हमारे पास 3 विकल्प हैं: वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी।
सामान्य चुनाव में हम सिर्फ एक पर टिक लगाएंगे। हाँ, जो सबसे ज्यादा पसंद हो। लेकिन इस प्रणाली में हम अपनी पसंद को एक क्रम या रैंकिंग में रखते हैं। हम कहते हैं कि मेरी पहली पसंद चॉकलेट है, दूसरी वनीला और तीसरी स्ट्रॉबेरी। अच्छा, मतलब मुझे एक से ज्यादा उम्मीदवारों को वोट देने का मौका मिल रहा है? एक तरह से हाँ। अब मान लीजिए कि वोट गिने जाते हैं और स्ट्रॉबेरी को सबसे कम पहली पसंद वाले वोट मिलते हैं। तो स्ट्रॉबेरी हार गई? हाँ, स्ट्रॉबेरी रेस से बाहर हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने स्ट्रॉबेरी को पहली पसंद रखा था, उनका वोट बेकार नहीं जाएगा। अच्छा, तो उनका वोट कहाँ जाएगा? उनके बैलेट पेपर पर जो दूसरी पसंद लिखी थी ना, उनके वोट उन उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत यानी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिल जाते। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार तरीका है। इसका मतलब है कि जो भी राष्ट्रपति चुना जाएगा उसे देश के एक बहुत बड़े हिस्से की स्वीकार्यता प्राप्त होगी, भले ही वो सबकी पहली पसंद न हो। बिल्कुल सही पकड़े हैं। ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति सच में पूरे देश का प्रतिनिधित्व करें। चलिए, अब चुनाव लड़ने की योग्यताओं पर आते हैं। अनुच्छेद 58 कहता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो समझ आता है, लेकिन इसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष क्यों रखी गई है? देखो, लोकसभा का सदस्य तो 25 साल में ही बना जा सकता है। हाँ, वही तो मैं सोच रहा था। 35 वर्ष की आयु रखने के पीछे का मुख्य विचार परिपक्वता और अनुभव है, क्योंकि यह देश का सर्वोच्च पद है और इस पर बैठे व्यक्ति को बहुत ही जटिल और संवेदनशील मामलों पर फैसला लेना होता है। सही बात है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने माना कि इस पद के लिए एक उम्र के बाद आने वाला ठहराव बहुत जरूरी है। इसके अलावा किसी भी तरह के लाभ के पद पर न होना और दिवालिया या मानसिक रूप से अस्वस्थ न होना भी अनिवार्य है। वैसे कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। और एक बात जो मुझे स्रोतों में बहुत दिलचस्प लगी, वो है नामांकन की प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति सुबह उठकर कहे कि चलो मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा और जाकर पर्चा भर दे। हाँ, बिल्कुल नहीं। इसके लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए होते हैं। बाप रे, यानी 100 विधायक या सांसद तो पहले ही आपके समर्थन में होने चाहिए, और साथ ही 15,000 रुपए की जमानत राशि भी है। हाँ, ये फिल्टर इसलिए लगाया गया है ताकि केवल गंभीर उम्मीदवार ही इस गरिमामयी पद के लिए सामने आए, वरना तो हर कोई पब्लिसिटी के लिए खड़ा हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। अगर ये नियम न हो तो हजारों लोग सिर्फ नाम के लिए पर्चा भर देंगे, जिससे ये पूरी गंभीर प्रक्रिया एक मजाक बन जाएगी। चलिए, अब मान लेते हैं कि कोई उम्मीदवार ये मुश्किल चुनाव जीत जाता है। अब वे कुर्सी पर आ गए। अनुच्छेद 56 के अनुसार उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और अगर उन्हें पहले जाना हो तो वे अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, जिसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। और क्या वे दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं? हाँ, अनुच्छेद 57 के तहत पुनर्निर्वाचन संभव है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार चुने गए थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आता है। इतनी मुश्किल से जो नौकरी मिली है, अगर वो व्यक्ति संविधान के खिलाफ काम करने लगे तो क्या उन्हें इस पद से हटाया जा सकता है? यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति है और इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 61 एक विशेष प्रक्रिया देता है, जिसे महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीचमेंट? ये तो अमेरिकी सिस्टम जैसा लग रहा है। हाँ, यह अमेरिका से ही प्रेरित है। इसका एकमात्र आधार है संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? क्या प्रधानमंत्री उन्हें पद से हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कार्यपालिका का इसमें कोई सीधा रोल है ही नहीं है। यह काम पूरी तरह से संसद का है। अच्छा, तो संसद कैसे हटाती है? महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। 14 दिन का नोटिस? और इस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, जिस सदन में ये प्रस्ताव लाया जा रहा है। और फिर उन्हें हटाने के लिए कितने वोटों की जरूरत होगी? सामान्य बहुमत या कुछ और? यहीं पर यह प्रक्रिया सबसे जटिल हो जाती है। प्रस्ताव को दोनों सदनों से अलग अलग कुल सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से पास होना पड़ता है। 2/3 विशेष बहुमत, वो भी दोनों सदनों का? ये तो लगभग असंभव जैसा लगता है। आज के समय में राजनीतिक दलों में इतनी सहमति बनना तो बहुत मुश्किल है। और यही इसका असली उद्देश्य भी है। महाभियोग को इतना मुश्किल इसलिए बनाया गया है ताकि ये कोई रोजमर्रा का राजनीतिक हथियार ना बन जाए। हाँ, ताकि सरकारें राष्ट्रपति को डरा ना सकें। बिल्कुल, ये एक अंतिम संवैधानिक विकल्प है।
यही कारण है कि भारत के इतिहास में आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। ये सच में हमारे सिस्टम की मजबूती को दिखा पड़ा है। लेकिन एक और स्थिति हो सकती है। अगर किसी दुखद कारण से, जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वे अचानक इस्तीफा दे दे, तो क्या होगा? क्या देश कुछ महीनों के लिए बिना राष्ट्रपति के चल सकता है? एक पल के लिए भी नहीं। देश का संवैधानिक प्रमुख कभी भी गैर मौजूद नहीं रह सकता। तो फिर उस स्थिति में होता क्या है? अनुच्छेद 62 इसी आकस्मिक रिक्ति की बात करता है। ऐसी स्थिति में एक कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने के लिए पद संभालते हैं और इसी बीच नए चुनाव करवाने होते हैं। और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता कौन है? आमतौर पर उपराष्ट्रपति तुरंत यह जिम्मेदारी ले लेते हैं। जैसे वीवी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। और अगर उपराष्ट्रपति भी मौजूद ना हो, मान लीजिए उन्होंने भी इस्तीफा दे रखा हो या पद खाली हो। यहाँ संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता सच में कमाल की है। उन्होंने हर बैकअप प्लान तैयार रखा है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये पद संभालेंगे। इसका तो शुरू में एक बहुत ही अनोखा ऐतिहासिक उदाहरण भी दिया है, एम हिदायतुल्लाह का। हाँ बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, एक समय पर कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने और बाद में उपराष्ट्रपति भी चुने गए। ये दिखाता है कि कुर्सी कभी खाली नहीं दे सकती, बैकअप का भी बैकअप मौजूद है। सही कहा। अब जब ये साफ हो गया है कि कुर्सी हमेशा भरी रहेगी, तो ये देखना महत्वपूर्ण है कि इस कुर्सी पर बैठकर वे आखिर करते क्या है। उनकी शक्तियां क्या हैं? यहाँ से तो सच में शक्तियों का एक विशाल पिटारा खुलता है। अगर हम कार्यपालिका शक्तियों की लिस्ट देखें तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति महोदय सुबह से शाम तक बस अपॉइंटमेंट लेटर ही साइन कर रहे हैं। हाँ, लिस्ट काफी लंबी है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, सीएजी, चुनाव आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, यूपीएससी और मानवाधिकार आयोग के सदस्य। अरे बाप रे, इतनी सारी नियुक्तियां। हाँ, और ये तो सिर्फ कुछ मुख्य नाम है। मेरी एक शंका है यहाँ पर, अगर वे सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं और इतनी सारी नियुक्तियां खुद कर रहे हैं, तो क्या वे सीधे सेना को आदेश देकर कोई भी फैसला नहीं ले सकते? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है जो किसी के भी मन में आ सकता है, लेकिन इसका जवाब भारतीय लोकतंत्र के मूल ढांचे में छिपा है। राष्ट्रपति जिन भी शक्तियों का उपयोग करते हैं, चाहे वे नियुक्तियां हों या सेना के फैसले, वो अपनी मर्जी से नहीं करते। तो वे किसकी मर्जी से करते हैं? वे ये सब मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। प्रधानमंत्री और राज्यपाल जैसी नियुक्तियों को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहा जाता है। प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति की कृपा है? तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वे जब चाहें प्रधानमंत्री को हटा दें। जब तक प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में बहुमत है, राष्ट्रपति उन्हें नहीं हटा सकते। अच्छा, तो वे असल में केंद्र सरकार के फैसलों को एक संवैधानिक रूप से लागू करने का काम करते हैं। लेकिन स्रोत बताते हैं कि वे कई महत्वपूर्ण संस्थाओं का भी गठन करते हैं, जैसे अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग या फिर SC, ST, OBC आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद। हाँ, यहाँ भी नियुक्ति राष्ट्रपति की मोहर से ही होती है, लेकिन चयन सरकार की प्रक्रिया से होता है। दिलचस्प बात यह है कि सीएजी या चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं सरकार के कामकाज पर ही नजर रखती हैं। अगर प्रधानमंत्री सीधे उन्हें नियुक्त करें तो उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे, है ना? एकदम सही। इसलिए देश के सर्वोच्च और तटस्थ पद के जरिए इनकी नियुक्ति की जाती है ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। हाँ, ये एक बहुत ही बारीक चेक एंड बैलेंस है। अच्छा, कार्यपालिका की बात तो समझ आ गई, लेकिन संसद के अंदर ये विधायी शक्तियां कैसे काम करती हैं? स्रोत में लिखा है कि वे राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। हाँ, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से। पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का भी मनोनयन होता था। हाँ, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि 104वें संशोधन 2020 के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल सही। तो अब वे सिर्फ राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। इसके अलावा वे संसद का सत्र भी बुलाते हैं ना, अनुच्छेद 85 के तहत। हाँ, और संसद के 3 सत्र होते हैं, ग्रीष्मकालीन या बजट सत्र जो सबसे लंबा होता है, फिर मानसून सत्र और अंत में शीतकालीन सत्र जो सबसे छोटा होता है। और 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है। वे सत्रावसान भी करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। हाँ, ये उनकी प्रमुख विधायी शक्तियां हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये सब देखकर एक सवाल उठता है,
अगर वे सिर्फ मंत्रिपरिषद की सलाह मान रहे हैं, तो क्या वे सच में केवल एक रबर स्टैंप हैं? क्या उनके पास खुद से कानून बनाने या रोकने की कोई असली शक्ति है? यहीं पर कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। हम बात कर रहे हैं अध्यादेश और वीटो शक्तियों की। मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा, लेकिन देश को अचानक किसी सख्त कानून की जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा? तब अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश या ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, जो तुरंत कानून बन जाता है ना? बिल्कुल। हालांकि इसे अधिकतम 6 महीने के लिए ही लाया जा सकता है और इसके जरिए संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। अच्छा, संविधान नहीं बदल सकते। हाँ, लेकिन जो शक्ति उन्हें रबर स्टैम्प की छवि से बाहर निकालती है, वो है अनुच्छेद 111 के तहत वीटो पावर। वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रोक लगाना। तो वे कानून को रोक सकते हैं? हाँ, राष्ट्रपति के पास 3 तरह के वीटो होते हैं। पहला है आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। इसका मतलब है किसी बिल को सीधे सीधे खारिज कर देना या साफ मना कर देना। हाँ, विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में पेप्सू के लिए और आर वेंकटरमण ने 1991 में इसका इस्तेमाल किया था। अच्छा, और दूसरा वीटो कौन सा है? दूसरा है निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो। इसका मतलब है बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। वापस भेजना। लेकिन अगर सरकार फिर से वही बिल भेज दे तो? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसके पीछे 42वें और 44वें संशोधन का एक बड़ा टकराव है। वो कैसे? 1976 में 42वें संविधान संशोधन ने ये नियम बना दिया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही पड़ेगी। उन्हें पूरी तरह से बाध्य कर दिया गया था। मतलब वे बिल वापस भेज ही नहीं सकते थे? हाँ, लेकिन फिर 1978 में 44वां संशोधन आया। उसने राष्ट्रपति को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढाल दी। यह तय हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी सलाह या बिल को कम से कम एक बार पुनर्विचार के लिए सरकार को वापस भेज सकते हैं। ओह, तो इस संशोधन ने उन्हें रबर स्टैंप होने से बचाया? बिल्कुल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में सांसद अयोग्यता निवारक अधिनियम के मामले में इसी का इस्तेमाल किया था। और तीसरी वीटो शक्ति मेरी पसंदीदा है, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपसे कोई ऐसी चीज मांग रहा है जो आप बिल्कुल नहीं देना चाहते। अब आप उसे सीधे मुंह नहीं कहकर विवाद भी खड़ा नहीं करना चाहते, तो आप क्या करते हैं? आप उसकी बात को टाल देते हैं, ना हाँ कहते हैं ना कहते हैं, बस उसकी अर्जी को अपनी जेब में डाल लेते हैं। ये एकदम सटीक उदाहरण है। भारतीय संविधान ने यह समय सीमा तय नहीं की है कि राष्ट्रपति को किसी बिल पर कितने दिन में हस्ताक्षर करने हैं। तो वे उसे अनंत काल के लिए जेब में रख सकते हैं? बिल्कुल। इस समय सीमा की कमी का फायदा उठाकर राष्ट्रपति किसी बिल को अनिश्चित काल के लिए होल्ड कर सकते हैं। ज्ञानी ज़ैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के मामले में इसी पॉकेट वीटो का ऐतिहासिक इस्तेमाल किया था। ये सच में एक बहुत बड़ा अदृश्य हथियार है। कानून रोकने की बात तो हो गई। अब इस विस्तृत चर्चा के अंतिम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो किसी के जीवन और मृत्यु से जुड़ा है। हाँ, हम अनुच्छेद 72 यानी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की बात कर रहे हैं। स्रोत बताता है कि इसमें क्षमादान शामिल है। मुझे यहाँ हमेशा से एक शंका रही है। क्षमा या पार्डन का मतलब तो साफ है कि सब कुछ माफ कर दिया और इंसान आजाद हो गया। हाँ, पार्डन मतलब पूरी तरह माफी। लेकिन मेरे नोट्स में लघुकरण और परिहार भी लिखा है। ईमानदारी से कहूं तो ये दोनों मुझे एकदम एक जैसे लगते हैं। इन दोनों में तकनीकी अंतर क्या है? ये थोड़ा उलझाने वाला हो सकता है, लेकिन इसे ऐसे समझिए। लघुकरण या कम्यूटेशन का मतलब है सजा के मूल चरित्र या प्रकृति को बदल देना। प्रकृति बदल देना मतलब, मान लीजिए किसी को फांसी की सजा मिली है, तो राष्ट्रपति उस फांसी को उम्र कैद में बदल सकते हैं। यहाँ सजा का रूप पूरी तरह बदल गया, जैसे आपने किसी के कंधे से पत्थरों से भरा एक भारी बैग हटाकर उसे किताबों से भरा एक हल्का बैग दे दिया। अच्छा, ये तो एकदम साफ हो गया। और परिहार में क्या होता है? परिहार या रिमिशन में सजा का चरित्र वही रहता है, बस उसकी मात्रा कम हो जाती है। मात्रा कम हो जाती है। हाँ, जैसे अगर किसी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा मिली है, तो राष्ट्रपति उसे घटाकर 5 साल का कठोर कारावास कर सकते हैं। यानी बैग अभी भी पत्थरों से ही भरा है, बस पत्थरों की संख्या आधी कर दी गई है। अरे वाह, ये उदाहरण बहुत ही स्पष्ट है।
इसके अलावा विराम या रिस्पाइट भी है ना? जहां किसी विशेष कारण जैसे विकलांगता या गर्भावस्था के चलते सजा कम की जाती है। हाँ, और प्रतिलंबन या रिप्राइव भी है, जिसका मतलब है मृत्युदंड पर अस्थायी रूप से रोक लगाना ताकि दोषी को दया याचिका दायर करने का समय मिल सके। ये न्यायपालिका की लंबी प्रक्रिया के बाद एक अंतिम मानवीय दृष्टिकोण या चेक एंड बैलेंस का काम करता है। बिल्कुल सही। और इन न्यायिक शक्तियों के अलावा भाग 18 में आपातकालीन शक्तियां भी हैं जो 1935 के अधिनियम से ली गई हैं। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। राहत की बात यह है कि वित्तीय आपातकाल भारत में आज तक कभी नहीं लगा। और वित्तीय मामलों में धन विधेयक भी अनुच्छेद 109 के तहत उनकी अनुमति से ही पेश होता है। इसके अलावा देश की आकस्मिक निधि या कंटिजेंसी फंड पर भी उनका नियंत्रण होता है ना? हाँ, अनुच्छेद 267 के तहत इस फंड में हमेशा न्यूनतम 3000 करोड़ रुपए रखे जाते हैं। अगर कोई अचानक आपदा आ जाए तो सरकार ये पैसा केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही निकाल सकती है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने चुनाव की जटिल गणित से लेकर महाभियोग, नियुक्तियों की लंबी कतारों से लेकर पॉकेट वीटो और क्षमादान की बारीक तकनीकी बातों तक सब कुछ खंगाल लिया। हाँ, ये बहुत ही व्यापक ढांचा है। स्रोत में ये भी दिया है कि राष्ट्रपति महोदय को 5 लाख रुपए प्रति माह की टैक्स फ्री सैलरी और रायसीना हिल्स का वो शानदार निवास मिलता है। हाँ, जो दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष आवासों में से एक है। ये सब बहुत भव्य है, लेकिन इस पूरी चर्चा से एक बात साफ है कि उनकी ज्यादातर शक्तियां सीधे तौर पर उनके हाथ में नहीं हैं। वे अमूमन प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह पर ही काम करते हैं। अधिकांश स्थितियों में हाँ, वे सलाम मानने के लिए बाध्य हैं। लेकिन यहाँ मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल, बताइए। जब हम उनके पॉकेट वीटो या बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की शक्ति को देखते हैं ना, तो एक विचार जरूर मन में आता है। आज के सूचनाओं के युग में जहां हर जानकारी तुरंत जनता तक पहुंचा दी जाती है, अगर कोई राष्ट्रपति किसी बिल पर सार्वजनिक रूप से सवाल खड़ा कर दे या उसे रोक ले तो बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आ सकता है। बिल्कुल। तो क्या वो महज एक नाम मात्र का अध्यक्ष रह जाता है या फिर वो देश की लोकतांत्रिक दिशा को एक नया मोड़ देने की असली ताकत बन जाता है? ये सच में गहराई से सोचने का विषय है। ये सच में सोचने वाली बात है। जो पद बाहर से सिर्फ एक मोहर या हस्ताक्षर करने वाला लगता है, वो वक्त आने पर सिस्टम का सबसे बड़ा पहरेदार बन सकता है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं।